नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और फैक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको बाकायदा मैंने नाम भी यही दिया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड फैक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये नाम देने का मेरा अभिप्राय जो है वो यही है। वास्तव में जो मैं आपको आज टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो पुराने पेपर के आधार पर देखें तो उनकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है, और जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं उसका आधार आपका आज का अखबार है, और उस अखबार को आधार बनाकर ही मैंने ये टॉपिक और फैक्ट्स तैयार किए हैं। इनमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, कल मैं आप लोगों को ही थोड़ा सर्च कर रहा था। मैं देख रहा था कि आप लोग कितना मेरा कहना मानते हो। हालांकि एक छोटी सी पहल मैंने की थी, लेकिन वो एक मेरा सुखद अनुभव रहा। मैंने आपको कहा था कि आप जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वहाँ से आप देखें। तो जब मैंने उसको सर्च किया तो वहाँ आप कई लोगों ने उसको देखा भी था, और कई लोगों ने तो मैसेज तक किए थे। यहाँ मैं यही बात कहना चाहूँगा कि यदि इस तरीके से आप चलते हो और सही दिशा में एक मार्गदर्शन को आधार बनाकर, एक विश्वास के तौर पर, एक श्रद्धा के तौर पर आप चलते हो, तो मान के चलना आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक यही दिशा होती है जिस पर हमें चलना होता है। और सही मायने में कहूँ, अपना एक अनुभव साझा करूँ तो उस अनुभव का परिणाम ये है, वास्तव में इस दिशा में चलना इतना आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती, यदि मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ। लेकिन आपने मेरी बात को माना, इसके लिए मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ आपको। लेकिन ये आभार सही मायने में मेरा तभी पूरा होगा जब आप मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर ला के दोगे। और आपके अपॉइंटमेंट लेटर को लाने में मेरा जो थोड़ा सा प्रयास है, ये देखते हैं कितना सफल हो पाता है। ज़्यादा तो ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी मेहनत करते हो। हमारा उद्देश्य तो आपको सिर्फ राह दिखाना होता है, और उस राह पर आप चलते हो तो ये हमारा एक सौभाग्य भी होता है, और एक हमारा अनुभव के साथ एक न्याय भी हो जाता है। तो अगेन आपका आभार कि आपने मेरी बात को फॉलो किया। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने पहले ही कह दिया, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसका जो बेस है वो है आपका आज का अखबार, न्यूज़पेपर को ये आधार मैंने बनाया है। आपने न्यूज़पेपर में एक बात पढ़ी, आरती साहा का नाम सुना आपने। और आरती साहा पर गूगल ने डूडल बनाया है। अब हमें इस न्यूज़ को एक्सप्लेन करना है। यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको जिस तरीके से जो भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आप ये दक्षता खुद में भी डेवलप करें। दोस्तों, थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन फिर हम एक सही दिशा में चलने लग जाते हैं। तो थोड़ा प्रयास किया करें, ताकि आप भी जब कोई न्यूज़ पढ़ो तो उसको आप एक्सप्लेन कर सको। क्योंकि यदि ये क्षमता आप में आ गई तो मान के चलना, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो न्यूज़ ये थी कि आरती शाह पर गूगल ने डूडल बनाया। अब देखिए, ये जो गूगल ने जो डूडल बनाया था, ये कब क्यों बनाया? आरती शाह की 80वीं जयंती पर।
और इनकी जो 80वीं जयंती थी ये थी 24 सितंबर 2020 को। 80वीं जयंती पर आरती शाह पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। अब देखिए, पहले मैं बात करना चाहूंगा आरती शाह की। आरती शाह कौन है, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भारतीय महिला तैराक है, भारतीय महिला तैराक है, और इनका जो निक नेम है ये है हिंदुस्तानी जलपरी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हिंदुस्तान की जलपरी। तो एक तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है, या हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है। दूसरा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आरती शाह का संबंध किस खेल से रहा, तो वो तैराकी से संबंधित थी। क्लियर। अब इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, वो मान के चलना आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर टकराएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आज जो लेक्चर है उसका जो लोगो है, या जो आप कह सकते हो कि उसकी जो थीम है, मैंने एक अलग रूप में रखी है। इसमें लिखिए विशेष। पहली एशियाई महिला जिसने 1959 में तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए, क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है ये? आप खुद सोचिए। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का काफी बोलबाला है, ऊपर से पहली एशियाई महिला जिसने 1959 में, ध्यान रखना आजकल ये जो सन होते हैं इनको भी काफी तवज्जो दी जाती है, में तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया। पहली एशियाई महिला थी, भारत से संबंधित है ये, भारत की है ये। दूसरी जो इनकी उपलब्धि है वो भी आप सोचोगे कि वास्तव में एक नई बात हमारे सामने आई है। 1960 में इन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था। अब पद्मश्री आप जानते हो क्या होता है। मैं यहां छोटी सी बात करना चाहूंगा। भारत के 4 बड़े नागरिक सम्मान, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ध्यान रखना। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपके लिए सूचना के तौर पर है, बाद में मेरे दिमाग से ना निकल जाए। अभी मैंने राजस्थान करंट जीके, राजस्थान करंट स्पेशल पार्ट 17 अभी मैंने डाला था, ये 1-2 दिन पहले की बात है, उसे आप जरूर देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां लिखा हुआ है राजस्थान करंट स्पेशल 17 नंबर है, और जिसमें मैंने मेट्रो के बारे में बताया है, जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो का उद्घाटन, उस रूप में मैंने उसको बताया है, विद एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, आप देख लें उसको, उसे जरूर देखें। मैं मानता हूं कि उसको जरूर देखा होगा, लेकिन यहां कई बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कई बार उनसे चर्चाएं भी होती है, तो वो क्या करते हैं, हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। खैर आरएएस वालों को तो देखना ही देखना है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या हमें राजस्थान पढ़ना जरूरी है?
तो मैं जनरली उनको यही कहता हूं कि नहीं, राजस्थान पढ़ने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें राजस्थान की बात को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने अभी जो जयपुर मेट्रो के संबंध में जो डाला है, उसमें कुछ बातें मैंने इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बातें कही है। तो मैं चाहूँगा, जैसे एडीबी हो गया, भारतीय मेट्रो के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है, तो वो काम काम की चीज़ें आप वहाँ से राइट डाउन कर ले। तो जो बच्चे इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी उस पार्ट को ज़रूर देखें। उसमें मैंने कुछ इंडिया के संबंध में कुछ बातें कही है, वो बातें आप वो राइट डाउन, जैसे मेट्रो के संबंध में है, एडीबी के संबंध में है, तो वो उसको राइट डाउन कर ले। क्लियर? वापस अपने टॉपिक पे आ जाइए। 1960 में इन्हें पद्मश्री मिला। पद्मश्री के मैंने बता दिया कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो पहले 3 कौन से हो गए? ये। क्लियर? तो ये क्रम से मैंने आपको बताया है। अब खास क्या बात है? खास ये बात है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ये। लिखिए, पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। इस कारण से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब 2 पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं, आप खुद देख लीजिए कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्लियर? आइए, अब मैं बात करने जा रहा हूं गूगल की। गूगल के बारे में आप जानते हो, एक सर्च इंजन है। आप उसमें कोई भी बात सर्च कर सकते हो, सूचना प्राप्त कर सकते हो। ये है, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इतना ध्यान रखना कि इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यह है सुंदर पिच्चई। मैंने पिछली वीडियो में भी इन पर चर्चा की थी। सुंदर पिच्चई, इन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में टाइम पत्रिका ने शामिल किया है। कल अपनों ने बात कर ली थी। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। एसएससी के पेपर उठा के देखो, आया भाई। अब मैं बात करने जा रहा हूं डूडल। डूडल क्या होता है? आइए, विशेष अस्थायी परिवर्तन जो गूगल के होम पेज पर लोगो को बदलकर किया जाता है। यह सम्मान की दृष्टि से होता है। एक अस्थायी, जैसे गूगल लिखाता है ना, उसको इस तरीके से बना देंगे, जैसे आरती शाह का जो बनाया तो इसका तैरते हुए बनाया, एक आरती शाह को तैरते हुए दिखाया, एक लोगो को बदल कर किया गया, तो वो डूडल होता है। ये सम्मान देने के लिए किया जाता है। यहां थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, जो पहला डूडल बना था ये 1998 में बना था। वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो बना था बर्निंग मैन फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है बर्निंग मैन फेस्टिवल, इसके सम्मान में बना था ये। तो आप इतना ध्यान रखिए कि पहला डूडल जो है 1998 में बनाया गया था। डूडल क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन, गूगल का लोगो बदला जाता है और गूगल का लोगो बदलकर हम उसके प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट का 1 साल पूरा हो चुका है। हालांकि इसका 1 साल पूरा, जो यदि लॉन्चिंग की बात करें,
प्रारंभ की बात करें तो 29 अगस्त 2020 को एक साल पूरा हुआ था, लेकिन इसकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रमुख हस्तियों के साथ जो बातचीत की थी वो 24 सितंबर 2020 को की थी। तो एक लाइन लिख दीजिए, फिट इंडिया मूवमेंट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रमुख हस्तियों से चर्चा की या बातचीत की। कौन कौन की हस्तियां थी, करेंगे बात हम उसकी, लेकिन पहले हम बात करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की। यहां से आपके क्वेश्चन उठेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करना। शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करना। आप कह सकते हो जीवन शैली में खेल व शारीरिक गतिविधि को शामिल करना। फिट रहना। आप देखते हो लोग कसरत करते हैं, खेल खेलते हैं, योगा करते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, तो वो शरीर को फिट रखने के लिए करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे अदरक होती है ना, अदरक जगह जगह से निकली भी रहती है, उसी तरीके से उनका शरीर भी हो जाता है। तो उस अदरक की तरह हम जगह जगह से बाहर ना निकलें, इसके लिए हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है और खेल है उनको हमें अपने जीवन की शैली में शामिल करना चाहिए। योग को शामिल करना चाहिए, वॉक को शामिल करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान दें तो हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये अनुभव है और मैं इसको फॉलो भी करता हूं कि यदि आपका जो शरीर फिट है तो मान के चलना आपका मेंटल बैलेंस भी है। और मुझे यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसको जानते हो कि जो मेंटल हेल्थ यदि अच्छी है, मेंटल बैलेंस यदि अच्छा है, तो मान के चलना आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है या आप जीवन में जो भी काम करना चाहते हो उसमें आप अपना 100% दोगे। और 100% यदि हम किसी काम में देते हैं, मान के चलना हमें उस काम में सफलता मिलती है। और यदि हमारा शरीर फिट नहीं होगा तो हम वैसे ही कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहेंगे, और हमारा आत्मविश्वास का नहीं होना, कॉन्फिडेंस का नहीं होना हमारी नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। तो फिट रहिए, ध्यान रखें। मैं जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो सुबह वॉक करें, योगा करें और दौड़ लगाए, समय निकालें, समय निकालें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि आपको मैं मेंटल बैलेंस और इनके बारे में, पढ़ाई करने के तरीके के बारे में अपने अनुभव शेयर करूं। मैं प्रयास करूंगा इस मामले में, लेकिन यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने शरीर को फिट रखिए। नहीं तो मान के चलना, जैसे अभी मैंने कहा कि अदरक की तरह बाहर निकल जाओगे, इसी तरीके से लोग बातें करते हैं और लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। ये होता ही होता है। आप होंगे 25 साल के, लगोगे 35-40 साल के, तो एक अजीब सा सिस्टम बन जाता है। ये आपको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। क्लियर? स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है ये स्वस्थ शरीर में वास करता है।
और स्वस्थ शरीर जो है फिट रहने से मिलता है। और फिट हम कब रह सकते हैं? जब हम अपनी जीवन शैली में खेल और शारीरिक गतिविधि को शामिल करें। क्लियर? आइए, अब यहां पर आपके जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ये फिट इंडिया जो मूवमेंट है इसका विचार किसने दिया या खोज किसने की? 1993 में सुपर्णो सतपैथी के द्वारा इन्होंने विचार दिया था इसका, या आप कह सकते हो इन्होंने इसकी खोज की थी। ये जो सुपर्णो सतपैथी है ये है सामाजिक राजनीतिक नेता है, सोशल पॉलिटिकल लीडर है ये, और ये ओडिशा से संबंधित है। इन्होंने इसका विचार दिया था। बाद में इसको जो लॉन्च किया गया था, ये आप ध्यान दें, ये जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखें। खासकर जो नया क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट का विचार किसने दिया था? तो सुपर्णो सतपैथी ने दिया था। ये ओडिशा के सोशल पॉलिटिकल लीडर है और 1993 में दिया था ये, जबकि भारत में जो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में किया गया था। अब आ जाइए इधर। अब देखिए, कई हस्तियों से चर्चा की, जैसे विराट कोहली से चर्चा की, आप जानते हो भारतीय क्रिकेटर हैं। मिलिंद सोमन से चर्चा की। ये जो मिलिंद सोमन है ये फिल्म अभिनेता है और 55 साल के हैं। इनको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये 55 साल के हैं। रुजुता दिवेकर से बात की। ये जो रुजुता दिवेकर हैं इसके बारे में शायद आप ना जानते हो। ये मशहूर डाइटिशियन है, डाइट प्लान करती है ये, किस व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, क्योंकि उसके वर्किंग के आधार पर डिसाइड होता है ना सारा। और देवेंद्र झांझरिया, इनसे बात की। ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, विकलांगों के लिए जो होता है ना, जेवेलिन थ्रो के रूप में इनको जाना जाता है और चूरू राजस्थान से ये संबंधित है। तो राजस्थान के बच्चे थोड़ा ध्यान दें, चूरू राजस्थान से इनसे चर्चा की और इनसे अनुभव साझा किए। कुछ बताया भी इन्होंने, कैसे फिट रहा जाता है, खान पान, ये सब बातें इन्होंने बताई। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट है। तो दो टॉपिक अपने हो गए, फिट इंडिया मूवमेंट और आरती शाह पर हमने टॉपिक के रूप में चर्चा की। अब मैं दो फैक्ट की बात करूंगा, उससे पहले आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब मैं दो फैक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। डीन मर्विन जोन्स का निधन।
डीन मर्विन जोन्स का निधन। जिसका भी निधन होता है उसका क्षेत्र पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना ये। तो ये जो है डीन मर्विन जोन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, ये बल्लेबाज थे, ये क्रिकेटर है। जोन्स की बात करें और 1986 के एक ऐतिहासिक मैच की मैं चर्चा करना चाहूँगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। 1986 में 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी इन्होंने, और ऐसा बताया जाता है कि उस समय इनका एनर्जी लेवल भी कम हो गया था, और एनर्जी लेवल को इन्होंने कैसे मेंटेन किया था वास्तव में उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। तो हम उस मैच की बात करते हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लिखिए ऐतिहासिक मैच, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ये 1986 में हुआ था और स्थान था मद्रास, जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। यहां हुआ था ये। इस मैच में इन्होंने 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्लियर। और दूसरा जो फैक्ट है ये है नोबेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी हुई है। नोबेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? 9 मिलियन क्रोनर से 10 मिलियन क्रोनर। अब देखो ये जो राशि में बढ़ोतरी की गई है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 मिलियन क्रोनर की बढ़ोतरी हुई है। आप सिंपल, पहले 9 मिलियन क्रोनर थे, अब 10 मिलियन कर दिए, तो आप ये कह सकते हो कि 1 मिलियन क्रोनर की वृद्धि हुई है। ये कुछ बातें ध्यान रखा करो। कितनी है, ध्यान रखें, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये, कि नोबेल पुरस्कारों की राशि कितनी है। हालांकि ये राशि अल्फ्रेड नोबेल के जो है ब्याज पर दी जाती है, लेकिन इसकी कुछ राशि का निर्धारण इस तरीके से कर लिया जाता है और राशियां मैक्सिमम पूछी नहीं जाती है। लेकिन यदि कोई परिवर्तन हो जाए, जैसे अभी जो खेल पुरस्कार किए थे उनमें परिवर्तन हुआ तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से 9 मिलियन क्रोनर से 10 मिलियन क्रोनर, या से आपसे पूछेगा कि कितनी राशि है, तो 10 मिलियन क्रोनर। कितनी बढ़ोतरी की गई? 1 मिलियन क्रोनर की बढ़ोतरी की गई है। नोबेल पुरस्कार अब मिलने स्टार्ट होंगे, अभी घोषणा होगी इनकी, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पर वो आवंटित किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको एक बेसिक न्यूज़ दे दी। अब धीरे धीरे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला, भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला, ये आते रहेंगे। तो आपके सामने एक क्या पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो एक अलग बात है यदि कोरोना काल के चलते कोई घोषणा ना हो, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग होने वाले हैं। हाँ, एक बात यहाँ और ध्यान रखना, ये जो क्रोनर है ये स्वीडन की मुद्रा है। ये एक लिख दीजिए, क्रोनर, ये स्वीडन की मुद्रा है, करेंसी ऑफ स्वीडन। और स्वीडन जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है ये। क्लियर। तो ये 2 फैक्ट हो गए आपके। इन फैक्ट्स को एक बार राइट डाउन कर दीजिए।
तो दोस्तों, आज हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक और 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़पेपर को आधार बनाकर हमने इस लेक्चर को तैयार किया। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने की इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। बस आप इन्हें राइट डाउन करें और समय समय पर इन्हें रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज आपके कामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर शामिल होता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, उन्हें बताएं और इसके इम्पोर्टेंस जो बातें हैं उनसे चर्चा करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप बखूबी डाउनलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।